हेलो फ्रेंड्स, मैं राशिद अली एक बार फिर आपका आपके अपने चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है हम ईडीडी सेकंड अपनी कवर कर रहे हैं। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 5 होने वाला है। फ्रेंड्स, इससे पहले हम 4 लेक्चर कवर कर चुके हैं। आपको पता है हम अपने जो लेक्चर कवर कर रहे हैं उसमें MCQs ही करा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे वो 4 लेक्चर नहीं देखे तो उनको देख लीजिएगा, क्योंकि हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके जो MCQs हैं उसको करा दिया है। और आज हम चैप्टर नंबर 5 के MCQs कराएंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अब हमारे जो चैप्टर हैं वो 4 बचे हैं, क्योंकि आई थिंक 3 बचे हैं फ्रेंड्स आपके, क्योंकि 8 चैप्टर थे आपके। तो 5 आज हम कवर कर लेंगे, बचेंगे 3 को भी हम स्पीड से कवर करेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद हम आपका क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे और 10 दिन के अंदर या 8 दिन के अंदर उसको हम एग्जाम से पहले पूरा कवर करा देंगे, आपका जो रिवीजन क्लास स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मैं आपकी ईडीडी की इतनी अच्छी प्रैक्टिस करवा दूंगा और साथ के साथ यूडब्ल्यू की भी, कि आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल परेशानी नहीं होने वाली है। तो आप बस भरोसा करिए और अपने साथियों के साथ इसको शेयर कर लीजिएगा, जिससे वो बच्चे भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फ्रेंड्स, सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटा सा संदेश है या फिर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने साथियों के साथ इसको शेयर कर लीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़ें और इस सेशन का फ़ायदा उठा पाएँ। फ्रेंड्स, अगर आप इस सेशन का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दिया। फ्रेंड्स, एक चीज़ और बता दें कि हमारे चैनल पर इलेक्ट्रिकल के अलावा मैकेनिकल, सिविल के जो सब्जेक्ट हैं उसको भी कवर किया जा रहा है MCQs बेस्ड। तो अगर आपका फ्रेंड किसी भी सेमेस्टर किसी भी ब्रांच में, तो उसके साथ भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का सेशन। एस्टिमेशन ऑफ पावर वायरिंग। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो हमारा कंटेंट है वो A1 कंटेंट होगा, कहीं भी आपको नहीं मिलने वाला ऐसा कंटेंट। हम ओरिजिनल कंटेंट आपको दे रहे हैं आपके सिलेबस के अनुसार। मैंने कई सारे चैनल को देखा है जो क्या कर रहे हैं, जो JEE लेवल के जो क्वेश्चन है उसको करा रहे हैं, तो वो आपके एग्जाम में नहीं पूछने वाले फ्रेंड्स, क्योंकि आपको पता है डिप्लोमा लेवल का स्तर रहने वाला है एग्जाम का। तो हम आपके ओरिजिनल क्वेश्चन ही लेकर आए हैं, आपकी बुक से ही हमने ये क्वेश्चन डिज़ाइन किए। तो अगर हमारी जो राइटिंग वगैरह है उसमें कुछ दिक्कत है तो उसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि आपको पता है समय बहुत कम है फ्रेंड्स। तो हम कम समय की वजह से हम ना तो प्रॉपर इंग्लिश में लिख पाए, ना ही प्रॉपर हिंदी में लिख पाए, क्योंकि इंग्लिश में अगर लिख देते तो हिंदी वाले बच्चे कहते हैं सर हिंदी में लिखाइए, और हिंदी में लिख रहे हैं सारी चीज़ें। तो जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो बोलते हैं सर इंग्लिश में लिखाइए। तो मैंने क्या किया है, मैंने बाइलिंगुअल करने की कोशिश की है। मीन्स जो टेक्निकल वर्ड हैं वो आपके इंग्लिश में है और बाकी आपका हिंदी में है। तो मैं ऐसा समझा दूंगा फ्रेंड्स कि आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली, इंग्लिश या हिंदी कोई फ़र्क नहीं पड़ना, पर आप बस कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हम जो हमारा एस्टिमेशन ऑफ पावर वायरिंग है उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा। तो पहले तो मैं आपको बता दूं लोड, जो पावर वायरिंग होती है वो क्या होती है। तो फ्रेंड्स, अगर हम लाइट लोड को छोड़ दें, मीन्स जो हमारा फैंस हैं और जो हमारे बल्ब्स हैं, अगर हम इस प्रकार के लोड को छोड़ दें तो बाकी जो लोड बचा वो सारा का सारा, चाहे वो हमारा डोमेस्टिक हो, चाहे वो हमारा इंडस्ट्रियल हो, चाहे वो हमारा कॉमर्शियल हो, कोई सा भी हो, तो वो सारे के सारे लोड जो है वो हमारी पावर लोड की श्रेणी में आता है। तो इस प्रकार की अगर हम पावर वायरिंग की बात करेंगे कि जहाँ पर हमारा लाइट लोड के अलावा, मीन्स जहां बल्ब और लाइट के अलावा हमारी वायरिंग की जा रही है, तो उसको हम सिंपल बोलेंगे पावर वायरिंग। अब पावर वायरिंग में आपकी जो मोटर्स है वो आज ऐड हो जाएंगी। इसमें मोटर हो गई, आपका रेफ्रिजरेटर की वायरिंग हो गई, या फिर आपके इंडस्ट्रियल वायरिंग हो गई, ये सारी के सारी आपकी पावर वायरिंग की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जो भी आपके कॉन्सेप्ट बनने वाले हैं, एक क्वेश्चन से जितने भी क्वेश्चन निकलने वाले हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट है, मैं सबको यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। तो आप साथ के साथ इसको नोट्स भी बनाते हुए चलिएगा। और अगर आप इन नोट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर हम इसको डाल देंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, आई थिंक आपकी माइंड में ये क्लियर हो गया होगा कि अगर हम पावर वायरिंग की बात करें तो पावर वायरिंग क्या होती है फ्रेंड्स। अगर हम लाइट लोड को छोड़ दें, मींस फैन एंड बल्ब की वायरिंग को छोड़ दें, बाकी जितनी भी वायरिंग बची सारी की सारी हमारी पावर वायरिंग की श्रेणी में आती है। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लोड पावर लोड की श्रेणी में आता है। तो फ्रेंड्स, अगर हम ऑप्शन के थ्रू जाएं तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, फैन लोड। फैन लोड आपका क्या है, पावर लोड नहीं है। सेकंड में अगर बात करें फैन और बल्ब, तो ये भी आपका पावर लोड की कैटेगरी में नहीं आने वाला। ऑप्शन सी वाला क्या बोल रहे हैं, ए और बी दोनों, तो दोनों भी नहीं हुए, या के अतिरिक्त के अलावा। तो अगर दोनों होगा तो दोनों ऑप्शन गलत हो जाएगा, जबकि ये बोल रहा है के अलावा, के अतिरिक्त, मतलब ए और बी के अलावा जितने भी लोड बचे सारे के सारे मैंने आपको बता दिया फ्रेंड्स कि वो किस कैटेगरी में आएंगे, किस श्रेणी में आते हैं। तो वो पावर लोड की कैटेगरी में आते हैं। तो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन सी आपका ठीक हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है, मैंने आपको बता दिया फ्रेंड्स कि जो आपका पावर वायरिंग है
जो फ्रेंड्स आपकी पावर वायरिंग है, तो पावर वायरिंग लाइट और फैन को छोड़कर जितनी भी वायरिंग की जा रही है, जितना भी लोड है, वो सारा का सारा पावर लोड कहलाएगा और उसकी जो वायरिंग की जा रही है वो पावर वायरिंग कहलाएगी। तो ऑप्शन आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पावर वायरिंग कहाँ की जाती है। तो अगेन उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, अभी मैंने आपको बताया, तो आई थिंक आपने उसको बहुत अच्छे से समझा होगा। तो इसका बोलने का पर्पज़ ये है कि पावर वायरिंग कहाँ की जाती है। तो मैं आपको बता दूं, जो लाइट के परिपथ होते हैं उसमें नहीं की जाती पावर वायरिंग। अभी मैंने बताया कि जो लाइट लोड है वो आपका पावर लोड नहीं है। सजावटी परिपथ इसमें भी नहीं करते हैं फ्रेंड्स। इंडस्ट्रियल कार्य, तो मैं आपको बता दूं कि इंडस्ट्रियल कार्यों में हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, पावर वायरिंग का काम करते हैं, या फिर पावर वायरिंग का कार्य हमारा होता है इंडस्ट्रियल कार्यों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा गया फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है मुख्य स्विचों की रेटिंग कैसे निर्धारित की जाती है। फ्रेंड्स मुख्य स्विच का मतलब होता है, मैं इंग्लिश में भी आपको बताता चल रहा हूँ, मेन स्विच। ठीक है, मेन स्विच की बात करी गई है फ्रेंड्स। इसको तो जो बच्चे इंग्लिश के मेरे फ्रेंड्स हैं वो इसको देख सकते हैं। तो मेन स्विच का मतलब है मुख्य स्विच। तो मुख्य स्विच का मतलब क्या है, मुख्य स्विच की रेटिंग कैसे निर्धारित की जाती है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जो रेटिंग है वो करंट पर डिपेंड करती है। तो चलिए हम ऑप्शन के थ्रू जाते हैं, ऑप्शन पर देखते हैं। तो ऑप्शन ए बोल रहा है उस स्विच पर प्रयोग होने वाली मोटर या लोड से कम। तो लोड से तो कम बिल्कुल नहीं होगा, अगर लोड से कम हो गया तो बर्न हो जाएगा हमारा स्विच। तो पहला तो बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स, इसको तो कोई बच्चा भी नहीं कह सकता कि ठीक है, बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। नेक्स्ट पर आ जाइए, सेकंड बी, ऑप्शन बी है आपका उस स्विच पर प्रयोग होने वाली मोटर या लोड की फुल लोड का मतलब जो लोड यूज़ हो रहा है, ये मोटर और जो स्विच पर जो भी लोड लगा हुआ है उसकी बात कही गई है, या फुल लोड की रेटिंग मतलब जो भी लोड कनेक्टेड है उसका फुल लोड का 1.5 गुना 1.5 गुने की बात करी गई है। मतलब फुल लोड का 1.5 गुना अधिक वहाँ पर जो मेन स्विच है उसकी रेटिंग रखी जाती है। ये ऑप्शन बोला गया है, तो इस पर अभी विचार करेंगे। हालांकि ये ठीक है, अभी हम इस पर एक बार फिर चर्चा करेंगे। बी की बात करें, सी की बात करें, तो सी में क्या है, लोड या मोटर के लोड के बराबर। तो बराबर भी नहीं रख सकते फ्रेंड्स, क्योंकि आपको पता है जब फॉल्टी कंडीशन आएगी तो करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब जब करंट की वैल्यू बढ़ेगी तो वो वैसे ही बर्न हो जाना है ना। तो इसलिए ये वाला भी गलत हो गया, सी डी वाला भी गलत हो गया। लोड से बहुत अधिक, तो लोड से बहुत अधिक भी नहीं रख सकते फ्रेंड्स। तो ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। करेक्ट क्यों है, क्योंकि अगर मैं बात कहूँ फ्रेंड्स कि आपका जो लोड है, अगर लोड कनेक्टेड है किसी भी स्विच पर, तो हमको ये चाहिए कि उसकी जो रेटिंग है वो फुल लोड से फ्रेंड्स 1.5 गुना अधिक होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छे से समझ आया तो लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स, और इसको शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपको पता है फ्रेंड्स कि बहुत सारे बच्चों की समस्या है कि उनको एमसीक्यूज़ नहीं मिल पा रहे हैं, और मैं वही एमसीक्यूज़ करा रहा हूँ जो आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, या फिर जो आपके सिलेबस में दे रखे हैं, या फिर जो बन सकते हैं फ्रेंड्स। मैं जेई लेवल या एई लेवल के बिल्कुल नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि हाई लेवल के पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपका एग्जाम का जो लेवल है वो आपके डिप्लोमा स्तर का ही है, इसलिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है डीबी का अर्थ है। तो आपको पता है डीबी का अर्थ क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। हम डीबी को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बोलते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की जो रेटिंग होती है वो 15 एम्पियर होती है फ्रेंड्स। ये भी लिखते हुए चलेगा, 15 एम्पियर इसकी हम रेटिंग रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है डीबी स्विच की रेटिंग से, मतलब डैश है, डैश लगा हुआ है, से कम नहीं होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स मैं अभी आपको बता चुका कि इसकी रेटिंग कितनी होनी चाहिए, तो 15 है। 15 से कम अगर हुई तो काम नहीं बनने वाला। तो हमारी जो रेटिंग है वो इसकी होना चाहिए 15 एम्पियर। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है फ्रेंड्स, इसीलिए मैं आपको स्पीड से करा रहा हूँ। स्पीड से कराने का पर्पज़ ये है कि क्योंकि समय बहुत कम है आपके पास बिल्कुल समय नहीं है। तो अभी मैं उसको कराकर फिर रिवीजन भी आपकी जो क्रैश कोर्स है उसको स्टार्ट करूँगा। मैं आपकी पीपी हो गया, 3 जो आपके फाइनल ईयर में 3 सब्जेक्ट हैं, तीनों को मैं कंप्लीट कराऊँगा। पीपी है, पीपी नहीं सॉरी, आपका यूडब्ल्यू है फ्रेंड्स, एडीडी सेकेंड हो गया। उसके बाद एक और बचा आपका, एक कौन सा है फ्रेंड्स, आपका IMRE। फ्रेंड्स अगर आप मुझसे पढ़ लेंगे तो इस बात की गारंटी है कि आप एक भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। आपको आइडिया तो लग ही गया होगा, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है DOL स्टार्टर का यूज़ करते हैं। तो DOL स्टार्टर का कहाँ पर यूज़ करते हैं, DOL स्टार्टर का यूज़ करते हैं फ्रेंड्स 5 HP तक की मोटर के लिए। 1 से 5 HP तक की मोटर के लिए हम DOL स्टार्टर का यूज़ करते हैं। तो मैं एक बार बता दूं आपको, 1 से लेकर 5 HP की मोटर के लिए हम डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का यूज़ करते हैं फ्रेंड्स।
5 से लेकर 15 HP तक की मोटर के लिए हम स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। अगर हम बात करें 20 HP से ऊपर की मोटर के लिए तो हम ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का यूज़ करते हैं। इसको लिखते हुए चलिएगा, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं फ्रेंड्स, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो ऑप्शन 6 वाला क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन ए वाला राइट हो जाएगा। 5 HP तक की मोटर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर को यूज़ करते हैं, DOL स्टार्टर। कभी कभार ये भी पूछ लेता है फ्रेंड्स कि DOL स्टार्टर या DOL की फुल फॉर्म क्या है, तो डायरेक्ट ऑनलाइन और स्टार्टर फ्रेंड्स, ये है आपका डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, ठीक है। तो इसको भी कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहे हैं 5 HP से 15 HP तक की मोटर के लिए यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं 5 से 15 HP तक की मोटर के लिए क्या यूज़ होता है, अभी मैंने आपको बताया स्टार डेल्टा स्टार्टर। तो आपका जो ऑप्शन बी वाला है वो करेक्ट हो जाएगा। स्टार डेल्टा स्टार्टर को हम 5 HP से 15 HP तक की मोटर के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 88 बोल रहे हैं 15 HP से अधिक की मोटर के लिए यूज़ करते हैं। तो 15 HP से ज़्यादा की बात करी गई है, लगभग 20 से ऊपर भी निकल जाएगा जब हम 15 HP से अधिक की बात कर रहे हैं। तो आप फ्रेंड्स वहाँ पर यूज़ करेंगे ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, ठीक। ना आप इसको यूज़ करेंगे ना आप इसको यूज़ करेंगे, आप किसको यूज़ कर सकते हैं? ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर को। हालांकि अगर हम बात करें कि 15 HP की, तो 15 HP के लिए तो हम किसको यूज़ करेंगे? डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर को। पर अगर जैसे इससे ज़्यादा रेटिंग बढ़ जाती है, मोटर की जो HP पावर है उसकी वो बढ़ जाती है, तो हम यूज़ करेंगे ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं फ्रेंड्स मुझको पता है कि कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, और ये भी मुझको पता है कि एग्जामिनर कौन से पॉइंट उठाता है, कौन से उसको ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं ऑलरेडी 3 साल से पॉलीटेक्निक डिप्लोमा पॉलीटेक्निक के ही बच्चों को ही पढ़ा रहा हूँ। तो ये मुझको सारा पता लग चुका है कि कहाँ से क्वेश्चन बनना है, कौन सा क्वेश्चन पूछा जाना है, कौन सा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप निश्चिंत होकर मेरे साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है फ्यूज़ रक्षण प्रोटेक्शन प्रदान करता है। तो फ्यूज़ मतलब बोलने का तात्पर्य ये है, कहने का मतलब ये है, जो फ्यूज़ होता है तो फ्यूज़ किससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, मतलब कौन से फॉल्ट से। तो मैं आपको बता दूं अगर हम फ्यूज़ की बात करें तो फ्यूज़ के बारे में 2-3 चीज़ें पहले जान लीजिए। पहली चीज़ तो फ्यूज़ क्या है? एक प्रोटेक्टिंग डिवाइस है, लिखते हुए चलिएगा। प्रोटेक्टिंग डिवाइस हो गई। सीरीज, हम जो फ्यूज़ है उसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं। कहाँ कनेक्ट करते हैं? सीरीज में सर्किट के कनेक्ट करते हैं। सीरीज में कनेक्ट करने का तात्पर्य क्या है? सीरीज में कनेक्ट करने का फ्रेंड्स तात्पर्य ये है कि अगर आपकी हाई अमाउंट में करंट फ्लो हो रही है, मतलब फॉल्टी कंडीशन में अगर आपकी करंट की वैल्यू राइज हुई, करंट इंक्रीज हुआ, तो आपकी टोटली करंट किससे पास ऑन होगी? आपके फ्यूज़ से पास ऑन होगी। अब जब फ्यूज़ से पास ऑन होगी तो फ्यूज़ किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? तो आपको पता है जूल्स लॉ पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है इसको भी नोट डाउन करिएगा। जूल्स लॉ पर काम करता है ये। जूल्स लॉ पर काम करेगा तो जूल्स लॉ क्या है इसको भी नोट डाउन करिए। H बराबर I² RT हो गया। अब जूल्स लॉ पर काम कर रहा है फ्रेंड्स, और आपने कह दिया कि करंट की वैल्यू इंक्रीज हो गई। जब करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो हाई अमाउंट में करंट जनरेट होना शुरू हो जाएगी। जितना ज़्यादा करंट होगा उससे ज़्यादा यहाँ पर हीट जनरेट होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है H = I² RT। तो I² मतलब I का स्क्वायर हो जाएगा। तो बहुत हाई अमाउंट में यहाँ पर करंट फ्लो होना शुरू होगी, जिस कारण क्या होगा, आपने जो फ्यूज़ को सीरीज में कनेक्ट किया है तो वो मेल्ट हो जाएगा। और फ्यूज़ को सीरीज में कनेक्ट करने का यही रीज़न है कि अगर करंट बढ़ रही है तो डायरेक्टली आपकी जो स्विच है या फिर जो फ्यूज़ है उससे पास ऑन हो, और इस प्रकार क्या करेगी, ये उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा देगी। अब करंट की वैल्यू किस में बढ़ती है? करंट की वैल्यू किस में बढ़ती है ये भी पॉइंट नोट डाउन करिएगा। अगर मैं ओपन सर्किट की बात करूं तो ओपन सर्किट में आपकी वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, जबकि करंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। करंट की वैल्यू ज़्यादा चाहिए तो आप किससे ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगा? फ्रेंड्स एक एक पॉइंट, एक एक छोटे से छोटा पॉइंट, बड़े से बड़ा पॉइंट, सारी कुछ बातें मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा आपके साथ। तो सी की अगर बात करूँ तो सी क्या है? शॉर्ट सर्किट का फॉल्ट हो गया। तो शॉर्ट सर्किट में क्या होगा? करंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, वोल्टेज की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। बस यही इसका रीज़न था कि आप किसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराओगे। तो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट से हम क्या करते हैं? फ्यूज़ के द्वारा उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। जबकि फ्यूज़ के बारे में बहुत सारे बच्चों को पता होगा, पर ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट सब बच्चों को नहीं पता होंगे। तो इनको नोट डाउन करते हुए चलिएगा। इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सारे क्वेश्चन आपके A1 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है मोटर के लिए पावर सप्लाई करने के लिए मेन स्विच या डिस्ट्रीब्यूशन स्विच को लगाना चाहिए। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, मेन स्विच को हम MS बोलते हैं और
डिस्ट्रीब्यूशन स्विच को डीएस बोलते हैं। कभी कभार आपसे इसकी फुल फॉर्म भी पूछेगा तो याद रखना इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, एमएस की मेन स्विच, डीएस की फुल फॉर्म होगी आपकी डिस्ट्रीब्यूशन स्विच। तो क्या पूछ रहा है, ये पूछने का तात्पर्य है कि मोटर के लिए पावर सप्लाई करने के लिए मेन स्विच या डिस्ट्रीब्यूशन स्विच को लगाना चाहिए। तो कैसे लगाना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने एडीडी में न्यूमेरिकल किए होंगे तो वहाँ पर एजम्पशन को लिया होगा। एजम्पशन यूज़ करते हैं हम, अभी एजम्पशन बताएंगे क्या होता है। तो 2.5 मीटर से ऊपर तो नहीं रखते हैं, 0.5 मीटर से भी ऊपर नहीं रखते हैं, इनमें से कोई नहीं होगा। एजम्पशन की बात करें तो हम एजम्पशन एज्यूम करके चलते हैं कि हमको मोटर को 1.5 मीटर ऊपर रखना है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब मोटर से डिस्ट्रीब्यूशन स्विच को हम क्या करेंगे, ऊपर प्लेस करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर हमारी मोटर कनेक्टेड है, यहाँ सप्लाई हम दे रहे हैं मोटर में, और जो हमारे वॉल है ये हमारी वॉल मान लीजिए यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, जो अपना डीबी है, डीबी को यहाँ पर सेट करेंगे और यहाँ से हम इसकी सप्लाई प्रोवाइड करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये इसको भी चाहो तो रफली डायग्राम बना सकते हैं आप। नेक्स्ट पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कंड्यूट वायरिंग को अंडरग्राउंड ट्रंच से ले जाने में ट्रंच की गहराई होनी चाहिए या रखते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, पहले तो मैं आपको यही बता दूं कि ट्रंच क्या होता है। तो ट्रंच होती है खाई, जो हम खाई खोदते हैं नीचे। अंडरग्राउंड का मतलब ग्राउंडिंग वायरिंग कराएंगे, मतलब खाई को खोदकर ट्रंच बनाकर उसमें हम क्या करेंगे, वायरिंग करेंगे। तो जो हमारा कंड्यूट वायरिंग है उसके द्वारा हम क्या करेंगे, वायर को लेकर जाएंगे, कहाँ से, खाई के अंदर से। तो ये बोलना चाह रहा है कि फर्श से कितनी अंदर गहराई, मतलब जो ट्रंच होती है उसकी गहराई कितनी होना चाहिए, कितनी गहरी होना चाहिए। तो अगर ट्रंच की गहराई की बात करें, और ये भी एजम्पशन ही लेकर चलते हैं फ्रेंड्स, इसको भी एज्यूम करते हैं, तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर बनेंगे क्वेश्चन। तो ट्रंच की अगर गहराई की बात करें तो ट्रंच की गहराई होती है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, ना कि 40, 10 और 2 मीटर। ये कुछ नहीं होता, आपका ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है मोटर एवं स्टार्टर के बीच के कनेक्शन को करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, मोटर और स्टार्टर के बीच के जो कनेक्शन होते हैं उनको फ्लेक्सिबल कंड्यूट के द्वारा करते हैं। तो कंड्यूट जो पाइप होता है फ्रेंड्स, उसको कंड्यूट बोला जाता है। तो आपने देखा होगा फ्लेक्सिबल, कई जगह पर हमको क्या करना होता है, जो अपना वायर है उसमें बहुत सारे राउंड देना पड़ते हैं, या उसको हमको स्पायरल करना होता है, सिंपल अगर बोलें स्पायरल की फॉर्म में। तो हमको वहाँ पर फ्लेक्सिबल कंड्यूट का यूज़ करना पड़ेगा, जिससे क्या हो, हम जिधर चाहें उधर उसको मोड़ सकें, है ना। तो मोड़ने के लिए जो हमारा मोटर है और जो स्टार्टर है उसके बीच के जो कनेक्शन होते हैं उसको हम फ्लेक्सिबल कंड्यूट से करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो ऑप्शन बी वाला भी गलत है, और सिंपल वाला भी गलत हो गया सी, और डी वाला भी गलत है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर आपका बोल रहा है फ्रेंड्स 13, 5 HP की 3 फेज इंडक्शन मोटर की एफिशिएंसी होती है। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि आपकी जो 1 HP की जो मोटर होती है उसकी एफिशिएंसी होती है लगभग 70%। 5 HP की मोटर की अगर मैं फ्रेंड्स बात करूं तो होती है इसकी एफिशिएंसी 80%। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि 5 HP की 3 फेज इंडक्शन मोटर की जो एफिशिएंसी है वो कितनी होती है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा आपका, कि आपका ऑप्शन जो है वो बी वाले में है 80%। इसी से रिलेटेड है क्वेश्चन ये भी फ्रेंड्स, बोल रहा है इसमें 5 HP की 3 फेज इंडक्शन मोटर की का पावर फैक्टर होता है। तो का पावर फैक्टर होता है, तो पावर फैक्टर कितना होगा फ्रेंड्स। तो पावर फैक्टर भी यहीं से निकालते हैं, एफिशिएंसी से हम कैसे पावर फैक्टर को कैलकुलेट करते हैं। अगर हमारी एफिशिएंसी 100% होगी तो 100 से डिवाइड करके हम पावर फैक्टर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारा जो पावर फैक्टर है वो हो जाएगा 0.8, ठीक है। नेक्स्ट पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया मोटर को इंस्टॉल करते समय, बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको भी बहुत ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया मोटर को इंस्टॉल करते समय मोटर को डैश से ऊपर इंस्टॉल करते हैं। मतलब इंस्टॉलेशन का मतलब होता है स्थापित करना, ठीक है। तो बोल रहा है कि मोटर को इंस्टॉल करते समय से ऊपर, मतलब अर्थ से बोल रहा है, नींव से बोल रहा है, किस से बोल रहा है, किस से ऊपर रखना चाहिए। तो नींव से तो नहीं रखते हैं फ्रेंड, मैं आपको बता दूं, तो फर्श से हम क्या करते हैं 50 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर हम अपनी मोटर को इंस्टॉल करते हैं फ्रेंड्स। 50 सेंटीमीटर ऊपर, मतलब फर्श जो है हमारा, मान लीजिए ये हमारी फर्श है, ये फर्श है, इससे 50 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर मान लीजिए हम क्या करेंगे, एक फाउंडेशन तैयार करेंगे 50 सेंटीमीटर का, ये हो गया 50 सेंटीमीटर, और यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे हम अपनी मोटर को, ठीक है। तो जो आपका सरफेस है या फिर आपकी जो फर्श है, फर्श से 50 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर। तो ए गलत हो गया, सी गलत हो गया, डी गलत हो गया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कैलकुलेशन ऑफ मोटर
करंट। तो मैं यहाँ बता दूं, ये सिंपल बोल रहा है कि जो आपकी मोटर करंट है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, किस फॉर्मूले के थ्रू। तो ये तो बिल्कुल नहीं करेंगे, यहाँ इससे भी नहीं करेंगे, इससे भी नहीं करना। अगर मैं बात करूँ कि मोटर हमारी लोड है यहाँ पर, तो लोड मोटर मतलब कहने का मतलब ये पावर मोटर है, यहाँ पर पावर वायरिंग की जा रही है, तो पावर इसकी ज़्यादा होगी, HP में होगी। तो हम क्या करते हैं, इस वाले फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। अगर Q की वैल्यू की बात करें तो Q है हमारी पावर ऑफ HP, मतलब HP में कितनी पावर आउटपुट है, या अगर हम सिंपल बोलें तो ये है हमारी पावर आउटपुट। ठीक है, पावर आउटपुट हो गई है। अगर हम बात करें ईटा की, तो ईटा क्या है आपका, एफिशिएंसी हो गई। बी क्या है, सप्लाई हो गई। और आपका कॉस फाई क्या है, कॉस फाई है आपका पावर फैक्टर। तो इनको भी नोट डाउन कहीं ना कहीं करते हुए चलेगा। और आई क्या है, करंट। तो हम इस वाले फॉर्मूले के थ्रू क्या करते हैं फ्रेंड्स, मोटर की जो करंट है उसका कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, पावर वायरिंग करते समय। नेक्स्ट पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है 1 HP की मोटर की एफिशिएंसी एवं पावर फैक्टर माना जाता है। तो यहाँ मोटर लिख लीजिएगा, मिस हो गया फ्रेंड्स, यहाँ पर मोटर होगा। 1 HP की मोटर की एफिशिएंसी एवं पावर फैक्टर माना जाता है, मतलब कितना एज्यूम करके चलते हैं। तो उसका जो पावर फैक्टर है 1 HP, अभी मैंने बताया 70% उसका जो एफिशिएंसी वो होती है, और 0.7 होता है उसका पावर फैक्टर। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जबकि डी गलत हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा, ए गलत हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है 5 kVA के ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी एज्यूम की जाती है। तो फ्रेंड्स मैं इसको कराने से पहले दो कॉन्सेप्ट छोटे छोटे बता दूं। अगर ट्रांसफार्मर की हम बात करेंगे, ट्रांसफार्मर की बात करेंगे तो उसकी रेटिंग kVA में होती है, इसको नोट डाउन करिएगा, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। अगर हम मोटर की बात करेंगे तो मोटर की जो एफिशिएंसी जो उसकी रेटिंग है, तो वो उसकी जो रेटिंग है वो किलो वाट में होती है, वाट या किलो वाट में होती है। ठीक है, तो इसको भी नोट डाउन करते हुए चलिएगा फ्रेंड्स। अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पर 18 पर। 18 क्वेश्चन में क्या कहा गया, 18 क्वेश्चन में बोल रहा है फ्रेंड्स 5 kVA के ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी एज्यूम की जाती है। तो कितनी एज्यूम की जाती है, अगर मैं बात करूं जो आपका ट्रांसफार्मर है 5 kVA वाला, उसकी जो एफिशिएंसी होती है वो लगभग होती है 90%। तो हम 90% उसको एज्यूम करके चलते हैं। नेक्स्ट पर आ जाइए, 1 HP होता है, 1 HP किसके बराबर होता है, ये सारे बच्चे जानते हैं, 746 एक सेकेंड 746 वाट। तो वाट ढूंढिएगा, ये किलो वाट हो गया, गलत हो गया, 746 वाट। तो ए वाला सही है ऑप्शन, जबकि बी वाला गलत है, किलो वाट हो गया। 800 वाट हो गया, ये भी गलत हो गया। डी वाला भी गलत हो गया। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 746 वाट। नेक्स्ट पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है फ्रेंड्स, एक सेकेंड में इसको थोड़ा स्क्रॉल अप करता हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ देखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो आपका 20 है उसमें कहा गया है इंडस्ट्रीज़ का लोड, इसको हटाइए, इंडस्ट्रीज़ का लोड क्या करिएगा, इंडस्ट्रीज़ का लोड होता है। तो इंडस्ट्रियल लोड की बात करी गई, यहाँ पर सिंपल तात्पर्य यह है कि इंडस्ट्रियल लोड किस श्रेणी में आता है। तो रजिस्टिव बिल्कुल नहीं होता है, कैपेसिटिव बिल्कुल नहीं होता है, नन ऑफ दिस बिल्कुल नहीं होता। तो अगर मैं बात करूं जो आपका इंडस्ट्रियल लोड है वो 80% आपका जो इंडस्ट्रियल लोड है वो आपका इंडक्टिव होता है फ्रेंड्स। तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इंडक्टिव लोड। तो फ्रेंड्स ये टॉप इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन थे, कैसे लगे ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको दिल से अच्छा लगा है तो उसको लाइक कर दीजिएगा, अपने साथियों के साथ शेयर कर दीजिएगा। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।